हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। जैसा कि आप सबको पता है, हम अकाउंटेंसी का रिवीजन कर रहे हैं और उस रिवीजन में हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी हमने शुरू कर रखा है जो हमारी थर्ड बुक से रिलेटेड है। उसमें हमने पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ लिया है, जिसमें मेन हमारे दो स्टेटमेंट रहे हैं। एक हमारा इनकम स्टेटमेंट, या फिर इसको हम नाम दे रहे थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा हमने पढ़ा था बैलेंस शीट को। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया कि इनको हम किस तरीके से तैयार करते हैं। जो कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 हमें कहता है, उस तरीके से हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को तैयार करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स का एनालिसिस आप किस तरीके से करोगे। एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि देखो ये क्या कह रहा है कि प्रोसेस होता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मींस जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमें अपने प्रॉफिट शो करता है, या फिर इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले हम एक तो एक्सपेंसेस इसमें लिखते हैं, या फिर हमने रिवेन्यू जो प्राप्त किया था, जो हमारा रिवेन्यू था उस या फिर सेल से जो हमारी इनकम हो रही थी, इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से पता करते हैं, अपने इनकम स्टेटमेंट से पता करते हैं। या फिर अपने फाइनेंशियल पोजीशन हमें अपने बिजनेस की पता करनी है, एसेट्स लायबिलिटीज या कैपिटल के बारे में हमें पता करना है, तो वो हमें हमें अपनी बैलेंस शीट जो है वो अवेलेबल करवा रही थी ये सभी इन्फॉर्मेशन। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने की बात यहाँ कर रहा है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन कौन करेगा, किसको ज़रूरत है इनकी। जैसे हमारे बिजनेस में जो भी इंटरेस्ट रखने वाले पर्सन हैं, या तो हमारा कोई लैंडर हो सकता है जो हमें उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, उसे हर साल ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि जो ये स्टेटमेंट है ये हमें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही हैं या नहीं करवा रही हैं। कि एक फ़र्म है, उसकी लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि हमारी जो हमसे इस फर्म ने जो लोन ले रखा है कहीं वो इसको पे ना कर पाए, कहीं इंसॉल्वेंट इसमें ना हो जाए। इस तरीके से हमें हमारे या फिर लैंडर के अलावा अगर आप क्रेडिटर्स की बात कर, क्रेडिटर्स हैं वो भी हमें सामान उधार में दे रहे हैं, तो इन्हें भी अपने पैसे की चिंता होने लगती है कि पता नहीं फर्म जो है वो हमारे पे कर पाएगी पैसे या नहीं कर पाएगी। तो इनको हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की तुलना करने की जरूरत पड़ सकती है कि हमारी जो लायबिलिटीज है उनकी तुलना में हमारे पास एसेट्स, करंट एसेट्स हैं वो कितनी है। इसके अलावा हमारा ओनर्स जो होता है, मीन्स शेयर होल्डर अपने जो होते हैं, या फिर हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, उन सभी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने की जरूरत होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से जो इन्फॉर्मेशन है, इनके लिए अपने बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले, इंटरनल या आउटसाइडर जो हमारे जो इंटरेस्ट रखने वाले हैं, उन सभी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इन्हीं इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई लैंडर है, कोई क्रेडिटर है, वो हमें लोन या उधार में सामान अवेलेबल करवा सकता है। अगर जैसे देखो हम अपना जो इवैल्यूएशन करेंगे, हमारा कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है, वो हमें ये कहता है कि हमारी जो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस का तैयार कर रहे हैं, वो एक ही साथ हमने जो कल पढ़ा उसमें 2 सालों की इंफॉर्मेशन लिख रहे थे। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके वो क्या पता करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले पर्सन हैं, कि करंट ईयर में जैसे बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, आपकी एसेट्स हमारी कितनी थी इस साल में करंट में, और पिछले साल में कितनी थी, और इसी तरह लायबिलिटीज हमारी पिछले साल की तुलना में कम हुई है या बढ़ी है, यहीं पर हमें पता चल रहा है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन से एक क्रेडिटर हो, कोई लैंडर हो, कोई ओनर, हमारी खुद मैनेजमेंट ये पता लगा सकती है कि हमने पिछले साल की तुलना में अब हमारी जो एसेट्स हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर कि पिछले साल के जो प्रॉफिट थे उनकी तुलना में हमारे अब की बार प्रॉफिट कितने हैं, आसानी से हम ये इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कहते हैं। हमारा जो एनालिसिस करने के टूल्स हैं वो मेन हमारे सिलेबस में हैं, वो आज इस चैप्टर में जो है वो हमारे 2 रहेंगे। कौन से रहेंगे, एक हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट रहेगा और एक हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट रहेगा। कंपेरेटिव स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या शो करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी हमारा कौन दिखाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट जिसे कहते हो वो दिखाएगा, और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट दिखाएगी। तो इन प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एक फर्म की, वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या दिखाएंगी, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम दिखाएगा। मीन्स क्या है कि एक साथ हम कई सालों की इसमें तुलना करेंगे। कंपेयर नाम आ जाता है, तो कंपेयर नाम आते ही आपको ये ध्यान देना है कि कंपेयर हम क्या करेंगे, एक साल की
एक साल की एसेट्स या लायबिलिटीज हैं उनकी हम दूसरे साल के साथ तुलना करेंगे। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की तुलना हम आपस में करेंगे। एक साथ हम 2 या 2 से ज़्यादा सालों की तुलना करेंगे। यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इसको क्यों कहा जाता है? जैसे देखो एक बैलेंस शीट है, हम अपने पार्टिकुलर्स लिख रहे हैं, लायबिलिटीज हैं, यहाँ एसेट्स हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर में कितनी थी? 1 लाख हमारी, मान लो हमारी लायबिलिटीज थी प्रीवियस ईयर में। करंट ईयर में ये 1.5 लाख हो जाती है। तो यहीं पर एक और कॉलम बनाएंगे हम कि कितना हमारा इसमें चेंज हुआ है। मीन्स हमारा 50,000 का इसमें चेंज हो गया। इसके बाद एक कॉलम और करते हैं हम कि परसेंटेज कितना चेंज हुआ। अगर 50,000 हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई तो 50,000 की इस पहले वाले साल से 1 लाख से तुलना करके देखोगे तो आप क्या हो गया? 50% आपका चेंज हो गया। इसका मतलब हम एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल वे में ही चलते जा रहे हैं। हमने जो है आपस में दोनों ईयर्स की लायबिलिटीज़ की तुलना की है कि दोनों में कितना डिफरेंस आया है और उसकी हमने फिर परसेंटेज निकाली है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। इसी का एक दूसरा नाम होता है डायनेमिक एनालिसिस। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं हम इसको? डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा इसमें? कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है कि इसमें हम, जैसे हमारा कंपेरेटिव जो स्टेटमेंट था, इसमें हम क्या कर रहे थे कि अपने जो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, मीन्स एक साथ हम 2 या 2 से ज़्यादा सालों की आपस में तुलना कर रहे थे। जो 2 और मोर पीरियड्स की पोजीशन की या प्रॉफिटेबिलिटी की आपस में कंपेरिजन हम कर रहे थे। लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा पार्टिकुलर किसी एक साल के ही सारे आइटम्स होंगे। जैसे हम इनकम स्टेटमेंट है हमारा, और उसमें हम अपना जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट सेल जो होती है, उसको हम क्या मान लेते हैं? कॉमन मान लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखो, दीज आर द स्टेटमेंट्स विच इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ए कॉमन आइटम्स बाई एक्सप्रेसिंग सच आइटम्स एज ए परसेंटेज ऑफ दैट कॉमन आइटम्स। मीन्स हमारी इनकम स्टेटमेंट है या फिर हमारी बैलेंस शीट है, उसमें से हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जैसे हमारी टोटल एसेट्स है उसको हम कॉमन मान लें और उसके साथ सभी एसेट्स की तुलना कर दें, या फिर हमारा इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें हम अपनी नेट सेल जो है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हम अपने वर्टिकल फॉर्म में जिसको नाम देते हैं, उसके साथ सभी एक्सपेंसेस की या और अदर इनकम है उसके साथ अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो वो क्या हो गया? एक ही साल के आइटम्स हैं सभी। नेट सेल इसी साल का है, इसी नेट सेल के साथ अदर आइटम्स हैं उनकी हम तुलना कर रहे हैं। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एनालिसिस नाम भी देते हैं इसको। मीन्स हम क्या कर रहे हैं? अपने एक ही साल के डेटा हैं, उसी साल के सभी डेटा की आपस में हम तुलना कर रहे हैं। नेट सेल की हम अपने अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है उसके साथ कर रहे हैं। सभी एसेट्स की हम अपने टोटल एसेट्स के साथ तुलना कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो? ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस हो जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसमें मेन हमारे वही 2 जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। 2 ही चीजें हमारी तैयार की जाएंगी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। 2 चीजें हम यहाँ तैयार करेंगे। वो हम किस तरीके से तैयार करेंगे? जैसे देखो, यहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं? एक साल की दूसरे साल से तुलना करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सालों की तुलना करते हैं। तो पार्टिकुलर्स में तो हम, जैसे हमारी बैलेंस शीट के पार्टिकुलर्स होते हैं, हमारी एसेट्स हैं, हमारी लायबिलिटीज हैं, सभी वो हो जाएंगे। उसके बाद एक साल का डाटा आपने यहाँ लिख दिया, मान लो हमारा 2023 का यहाँ है और 2024 का हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद अगला कॉलम हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। मीन्स पहले साल में हमारी एसेट्स 1 लाख की थी मान लो, और हमारी अब वो 1.5 लाख की हो जाती हैं, तो क्या हुआ? चेंज हुआ, कितना हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ हमारा, और हम यहाँ लिख देंगे वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। टोटल जो भी अमाउंट होगी, जैसे 50,000 का इंक्रीज हुआ हमारी एसेट्स में, तो उन 50,000 को हम यहाँ लिख देंगे। और ये कितने परसेंट हुआ? परसेंट हम किससे तुलना करेंगे? पहले साल से तुलना करेंगे कि दूसरे साल में वो कितनी बढ़ी थी। तो 50,000 की बढ़ी है, तो टोटल हम बेस किसको मानेंगे? पहले साल का जो डाटा होगा। पहले साल हम मान रहे हैं कि 1 लाख की हमारी एसेट्स हैं। इससे आप डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई जब इसको करोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा परसेंटेज चेंज निकल जाएगा कि परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ या डिक्रीज कितना हुआ। इस तरीके से हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें अपनी
तैयार करनी है। इसका एक इलिस्ट्रेशन करके देखते हैं जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनटू द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें ये जो पिछले चैप्टर में जो पढ़ा उस तरीके से हमें क्या दे रखा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है एक कंपनी का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लिख रहे थे वहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 2013-14 का है और 14-15 का है, 2 सालों की हमें तुलना करनी है। अदर इनकम दे रखी है, सेल से जो इनकम होती है वो हम यहाँ लिखते हैं। उसके अलावा अदर इनकम दे रखे हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं और इनकम टैक्स का रेट हमें दे रखा है। इसका हमें अब क्या बनाना है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। तो कैसे तैयार करेंगे हम ये देखिए। इसके सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने लिखा, पहले पिछले साल में 2013 में 60 लाख था, अब वो 75 लाख हो गया। मीन्स चेंज क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज कितना हुआ है, 15 लाख का हमारा इंक्रीज हुआ। तो अभी हमने फॉर्मेट जो देखा था उसमें यही कह रहे थे कि एब्सोल्यूट इंक्रीज जो होता है, टोटल अमाउंट में जो चेंज होता है वो आप सबसे पहले इस कॉलम में लिख दोगे। तो 15 लाख में ये चेंज हो गया और ये 15 लाख 60 लाख से इसकी तुलना करोगे कि कितना % बन रहा है। 15 लाख को आप 60 लाख से तो आप डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है। इसके बाद हमने क्या कहा, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अदर इनकम है वो पहले 1,50,000 की थी 2013-14 में, अब हमारी 1,20,000 की हो जाती हैं। तो इनमें अब हमारे क्या चेंज आया है कि ये हमारी अब डिक्रीज हुई है। पहले 1,50,000 थी, सेल के अलावा हमने जो सामान बेचा है उसके अलावा कोई और इनकम हुई है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, हमें कोई कमीशन रिसीव हो गया, अदर इनकम कैसी भी है वो हमारी 30,000 से कम हो गई। तो 30,000 से कम हो गई तो हमने डिक्रीज कर दिया। जो डिक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये हमारा अब ये 30,000 जो हमारा डिक्रीज हुआ है इसकी किसके साथ हम परसेंटेज निकालेंगे, पहले साल की जो अमाउंट है 1,50,000 से हम कर लेंगे इसका कंपेरिजन, 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20% हमारा ये डिक्रीज हो गया। डिक्रीज जो होता है आपको याद रखना है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे। इसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या कहता था कि हमें अब क्या करना है, अब हमें इनका टोटल करना है। अब हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर जो इनकम है इन दोनों को टोटल करते हैं तो क्या होता है कि हमारी टोटल रिवेन्यू निकलती है। जो हमने कल पिछले चैप्टर में बनाना सीखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें यही कर रहे थे कि दोनों इनकम को आप टोटल कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन को। 60 लाख तो हमारा रिवेन्यू था सेल से और हमारी अदर इनकम थी 1,50,000 की, तो 61,50,000 हमारी टोटल इनकम हो जाती है, टोटल रिवेन्यू हो जाती है 2013-14 की। और 75 लाख तो थी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, 1,20,000 हमारी अदर इनकम रह गई। तो ये हमारा 76,20,000 हो जाता है अपना टोटल रिवेन्यू 2014-15 का। तो टोटल में भी जो चेंज होगा इस साल की और इस साल में कितना फर्क आया है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आप यहाँ लिखोगे और फिर 14,70,000 को 61,50,000 से कंपैरिजन करोगे कि 14,70 जो है उसको आप 61,50,000 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23.90% जो हुआ है हमारा टोटल रिवेन्यू में चेंज हुआ है। इसके बाद हमने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी है कि ये दोनों हमने टोटल कर लिए। इसके बाद 3rd नंबर पर क्या कह रहा है कि हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये तो हमारी इनकम हुई दोनों से, इसमें से खर्चे हमारे 44 लाख और 50,60,000 के हो गए। तो इन खर्चों को आप लिख लीजिए। अब एक्सपेंसेस इसमें से अगर 44 लाख के और 50,60,000 के घटा देते हो तो आपका क्या बचता है, 13-14 में तो 17,50,000 और 14-15 में हमारा 25,60,000 जो है प्रॉफिट बचता है, ये एक्सपेंसेस घटाने के बाद, लेकिन टैक्स से पहले बचता है। अभी तक हमने टैक्स यहाँ नहीं घटाया है। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए कि 17,50,000 और 25,60,000 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 8,10,000 का आएगा आपका। और इस 8,10,000 की 17,50,000 से आप कंपैरिजन कीजिए कि 8-10 को आप 17-50 से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 46.29% आपका कैलकुलेट होकर आएगा। इसके बाद आपके टैक्स का जो अमाउंट है वो घटा दीजिए। टैक्स इसने कहा है कि हमारा जो पहला साल है उसमें तो 35% लगेगा और 14-15 में 40% रेट हो जाएगा टैक्स का। अब आप क्या करेंगे, ये परसेंटेज जो हमें निकालनी होती है वो किस पर निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है इस पर। 17,50,000 आपका अमाउंट है, टोटल प्रॉफिट आपका आया है एक्सपेंसेस घटाने के बाद टैक्स से पहले का। इसी पर आपको 35% टैक्स देना है तो 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा टैक्स आ जाएगा 6,12,500। इसी तरह 25,60,000 पर आप अब 40% लगाइए 14-15 में, तब हमारा टैक्स निकल कर आएगा आपका 10,24,000।
फिर इस टैक्स में जो डिफरेंस आया है वो एब्सोल्यूट अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे और इसका 4,11,500 की 6,12,500 से डिवाइड करके देखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो इसका जो हमारा 67.18 जो है अमाउंट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इस टैक्स को जब आप घटा दोगे तो उसके बाद फिर जो फाइनल हमारा जो अपनी स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, आफ्टर टैक्स। इस 17,50,000 हमारी टैक्स से पहले की जो इनकम थी, ये टैक्स अगर आप घटा दोगे 35% तो हमारा अमाउंट बचेगा जो 11,37,500, और अगले साल का टैक्स घटाने के बाद 15,36,000 हमारा प्रॉफिट बचा है। दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, घटा है या बढ़ा है, हमारा इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो आप यहाँ लिखेंगे, और ये जो हमारा चेंज हुआ है, हमारा जो एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ, इसकी पहले वाले साल से हमें तुलना करनी होती है 35%, इसका मतलब हमारा ये प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया। इस तरीके से हमें क्या तैयार करना होता है, हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना होता है। ये हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट हमने तैयार किया प्रॉफिट एंड लॉस का, हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया है। इसी तरीके से हम अपना बैलेंस शीट भी तैयार कर सकते हैं। उसका भी एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट है कोई जे लिमिटेड, उसकी 31 मार्च 2015 की डिटेल है और 2014 की डिटेल है, उनसे हमें एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि हमारा पहला करंट ईयर कहाँ लिख रखा है और प्रीवियस ईयर कहाँ लिख रखा है। जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तब हम क्या करेंगे कि अपना जो पार्टिकुलर्स हैं उनको लिखने के बाद हमारा नोट नंबर जो हमारा जो भी अगर नोट बना रहे हैं एक्स्ट्रा उसको यहाँ लिखोगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर मीन्स 2014 का डेटा तो आप यहाँ लिखोगे और 2015 का डेटा आप इसके बाद लिखोगे। इसमें सबसे पहले अपना इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं उस हेड में आप क्या करो, सबसे पहले तो क्या करेंगे, एज इट इज जो बैलेंस शीट है उसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, और उसमें क्या करेंगे कि ये पार्टिकुलर्स तो हमारे सेम रहेंगे, लेकिन ये 2014 वाले अमाउंट को हम पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड में और 2015 की अमाउंट को हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद इसका सॉल्यूशन एक बार देखते हैं क्या कर रखा है। देखो कंपेरेटिव बैलेंस शीट तैयार कर रहा है और इसमें हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स का फंड है, उसमें हमने शेयर कैपिटल हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी 2014 में 15 लाख और 15 में 20 लाख। जैसे देखते हैं हम पीछे कि हमारा शेयर होल्डर्स का फंड है, उसमें शेयर कैपिटल देखो 2014 में हमारी 15 लाख है और 2015 में हमारी 20 लाख हो गई। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस है वो हमारी 14 में 4 लाख थे और 15 में हमारे 3 लाख हो गए। इसका मतलब 1 लाख रिजर्व्स को हमने कहीं यूज कर लिया। तो इस तरीके से पहले हम 2014 वाले अमाउंट यहाँ सारे लिखेंगे, यहाँ हमने 2014 वाले लिख लिए और यहाँ हमने 2015 होल्डर्स में शेयर कैपिटल कितना चेंज आया है, 15 लाख पहले थे 20 लाख अब हो गई, मीन्स 5 लाख का चेंज आया है। और इन 5 लाख की हम किससे तुलना करेंगे, पहला जो साल है प्रीवियस ईयर जो है उससे हम तुलना करेंगे कि टोटल उस साल में कितनी कैपिटल थी, और 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज आपका निकल आएगा। 33.33% जो है शेयर कैपिटल में हमारा इंक्रीज हुआ है, डिफरेंस आया है इस साल में, पहले 2014 का साल था उसकी तुलना में। इसी तरीके से जैसे रिजर्व एंड सरप्लस हैं हमारे पहले 4 लाख थे 3 लाख हो गए, मीन्स डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज कितना हो गया, 1 लाख का डिक्रीज हो गया। ये सारे अमाउंट हमारे लाख में है, हमारे 1 लाख चेंज हो गया, और वो कैसा चेंज हुआ, हमारा नेगेटिव चेंज हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ है हमारा रिजर्व। तो इस 1 लाख की अब 4 लाख से हमें पिछले साल के जो टोटल अमाउंट थी उससे कंपैरिजन करना होता है। तो रिजर्व्स को आप टोटल जो पहले साल की 4 लाख थे उससे तुलना करने के लिए हम उससे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज निकल आएगा। इसी तरह हमारे अदर जो लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 2014 में 6 लाख थे, अब हमारे 15 में 9 लाख हो गए, मीन्स 3 लाख का हमारा इंक्रीज हो गया। लिख दिया हमने टोटल एब्सोल्यूट जो अमाउंट में चेंज आया वो हमने इस कॉलम में लिख दिया, और जो परसेंटेज में चेंज आया फिर वो हमने यहाँ निकाल लिया कि 3 जो है टोटल चेंज जो आया वो शुरू वाले साल की तुलना में कितना आया। 3 को हमने डिवाइड किया 6 से और 100 से किया हमने मल्टीप्लाई, तो ये हमारा परसेंटेज निकल आया। इसी तरीके से हम जो करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं वो हमारे जो 2014 में 2 लाख थे वो अब 3 लाख हो गए हैं, मीन्स इनमें 1 लाख का चेंज आ गया है, और ये हमारा 50% चेंज आया है। ये ऐसे ही हम सभी जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं उनकी आपस में तुलना करेंगे, और इसी तरीके से हम सभी एसेट्स की भी हमारे 2014 के जो आइटम्स हैं उनकी 2015 वाले आइटम्स के साथ तुलना करेंगे, और इसके बाद जो एब्सोल्यूट चेंज आया वो इस कॉलम में लिखेंगे और परसेंटेज में चेंज हुआ वो हम लास्ट कॉलम में लिख देंगे। इस तरीके से हम क्या तैयार करते हैं, अपना कंपेरेटिव बैलेंस शीट तैयार करते हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉमन साइज स्टेटमेंट के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।